नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रिंस पासवान से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिंस की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई नहीं होने वाली है। अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस पासवान ने अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब ये सुनवाई कल होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दी गई है। पीड़िता पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया है प्रिंस पासवान की तरफ से। तो प्रिंस की अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। हालांकि पहले यह सुनवाई आज होनी थी, लेकिन अब जो जानकारी इस वक्त सामने है, अब यह सुनवाई कल होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस पासवान ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह अग्रिम जमानत याचिका दी गई है। तो पीड़ित पर साजिशन फंसाने का आरोप लगाया गया है प्रिंस पासवान की तरफ से। उनका यह कहना है कि ये सब कुछ साजिश का हिस्सा है और जानबूझकर छवि को धूमिल करने के मद्देनजर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई अब कल होगी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में यह अग्रिम जमानत याचिका दी गई है, जिसमें सुनवाई कल होगी। आपको बताते चले, शिकायत पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद ये पीड़िता जो है वो कोर्ट जा पहुंचती है। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में प्रिंस पासवान के ऊपर रेप का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर अग्रिम जमानत याचिका प्रिंस पासवान की तरफ से दी गई है, जिस पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जिसमें नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल आज औपचारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। आज दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब हड़ताल खत्म करने को लेकर ऐलान किया जाएगा। हाईकोर्ट ने, आपको बताते चले, हड़ताल खत्म करने को लेकर आदेश दिया था। पटना में रात से ही सफाई का काम शुरू हो चुका है। नगर निगम कर्मियों ने सफाई की शुरुआत कल रात से ही कर दी है, लेकिन इसे लेकर औपचारिक ऐलान जो है वो दोपहर 2 बजे किया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपको बताते चलें कि 8 दिनों तक, कल हड़ताल का 8वां दिन था और 8 दिनों तक लगातार हड़ताल पर ये निगम कर्मी थे और तकरीबन इस दौरान बताया जा रहा है कि कचरे का 60 टन का अंबार जो है वो राजधानी में कई जगहों पर बिखरा पड़ा नजर आ रहा था। लोगों का दुर्गंध से जीना मुहाल हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये नगर निगम कर्मियों ने सफाई की शुरुआत अब कर दी है। औपचारिक ऐलान, भले इसका इंतजार किया जा रहा है, जो दोपहर 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि हो सकता है। 8 दिनों से हड़ताल पर ये निगम कर्मी थे और 12 सूत्री मांगों को लेकर लगातार इनकी हड़ताल बनी हुई थी। तो देखिए, 8 दिनों तक इस हड़ताल के बाद ये राहत बहुत जरूरी थी, क्योंकि राजधानी पटना जो है वो दुर्गंध की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। सहयोगी रवि एस नारायण का रुख मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ी राहत राजधानी वासियों को, और सिर्फ राजधानी वासियों को नहीं, इस खबर के साथ तमाम दूसरे आम लोगों को, दूसरे जिलों के लोगों को भी। जी बिल्कुल विवाह, जिस तरीके से पिछले 8 दिनों से नगर निगम में पूरे बिहार भर में हड़ताल थी, उसके बाद में गंदगी का अंबार लग गया था और खास करके जैसे वायरल फीवर और डेंगू के हालात बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद में ये हड़ताल जो है वो जानलेवा बनती जा रही थी। लेकिन जो विभाग है, नगर विकास विभाग, उसके साथ 2 दिनों की लगातार बैठक हुई। हड़ताल कर्मियों के बावजूद इसके यहाँ पे हड़ताल जो है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन पटना हाईकोर्ट का बीच में फिर हस्तक्षेप करना पड़ा और हस्तक्षेप के बाद जो है ये हड़ताल खत्म होने पर सहमति बनी है। और आपको बता दूं कि देखिए, ये नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, अभी तक जितना अमूमन हर दिन निकल जानी चाहिए थी वो नहीं निकली है। सफाई का काम कल रात से शुरू है। जो नगर विकास विभाग है वो आउटसोर्सिंग जो कर्मी है उनके जरिए, और जो दैनिक भोगी हड़ताली कुछ कर्मचारी जो है वो काम पे लौटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हड़ताल खत्म करनी है तो घंटों का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज सुबह से आ जाना चाहिए था, जिसके कारण जो रफ्तार है वो और तेज पकड़ता है। लेकिन अगर गाड़ियां देखेंगे तो नगर निगम की गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं
और यहाँ पे जो यूनियन के नेता हैं उनका कहना है कि 2 बजे यहाँ पे आपस में बैठक होगी, उसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। रवि, इस बीच हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा था कि सरकार को 8 हफ्ते में मांगों पर निर्णय पारित करने लेने को लेकर सोचने की भी जरूरत है। अगर इनकी मांगों को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए तो क्या ये माने कि जो 12 सूत्री मांग ये रख रहे हैं इस पर सरकार सोच रही है, इस पर भी कोई फैसला आएगा बहुत जल्द? देखिए, निश्चित रूप से ये पहली बार हड़ताल नहीं है। पिछले अगर 2 सालों में कहें तो ये 2 बड़ी हड़तालें हैं जहां पे 1 सप्ताह से ज़्यादा का यहाँ पे हड़ताल रहा है। और यहाँ पे जो हाईकोर्ट ने जो बताया है कि 8 हफ्तों में सरकार हलफनामा दायर करे और इनकी 12 सूत्री मांगों पर क्या काम कर रही है वो बताया। तो नगर विकास विभाग ने बैठक में हड़ताल कर्मियों के साथ पहले ही यह सहमति दे दी थी कि जो नगर निगम या नगर विकास के द्वारा जो फैसले लिए जाने हैं वो लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे जैसे नियमितीकरण करना हो, वो सरकारी फैसले है, बिहार सरकार लेगी, तो उस पर विभाग चुप्पी साधी थी। अब बिहार सरकार को सोचना है। माना यह जा रहा है कि कोरोना में जिस ढंग से सफाई कर्मियों ने काम किया है, बिहार सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। जी रवि, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप उस चीज को बखूबी देख पा रहे होंगे कि ग्राउंड पर ये तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आती है जब कल रात से ही सफाई का काम शुरू हो चुका है। किन इलाकों में स्थिति ज्यादा भयावह दिखती है, या अभी भी 2 बजे तक का इंतजार ये निगम कर्मी कर रहे हैं जब वो अपनी ड्यूटी पर पूर्णतः होंगे, साफ सफाई पूरी रफ्तार में होगी? देखिए, पटना के कई इलाकों से जो है वो सफाई जो है वो बहुत तेजी से रात में हुआ है। अभी मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये पटना नगर निगम का जो है न्यू अंचल जो है वो कार्यालय है, और यहाँ पे अमूमन ठीक कार्यालय के सामने जो है आगजनी लगातार 8 दिनों तक की गई। वहाँ पे कूड़े का अंबार लगाया गया और तमाम इलाके जो है, बोरिंग रोड का पौष इलाका हो, कृष्णापुरी हो, तमाम वैसे जगहों पे जो कूड़े का कहना, पटना में 6000 टन, जरा सोचिए कि 6000 टन कूड़ा अगर सड़कों पर पड़ा हो तो क्या स्थिति होगी। वैसे में बारिश और धूप दोनों हो रही है तो वह खतरा ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन कल रात से जिस ढंग से नगर निगम और तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं, स्थिति बेहतर हो रही है। माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद जब कर्मचारी पूरे तौर पर काम पे लग जाएंगे तो आज के बाद जो है शाम तक जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहां पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य की तरफ बढ़ते हुए, तस्वीर साफ होती हुई और कचरे से लोगों को निजात मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस जानकारी के लिए। वहीं पटना साहिब ओवरब्रिज पर पुल के पास कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। अहले सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब आग की लपटें यहां से निकलती हुई नजर आई और देखते ही इसने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 3:30 का वक्त था जब ये आग लगी। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे छात्रों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद दमकल की 8 बड़ी और छोटी गाड़ियां जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचती हैं। आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लगभग तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। 10 लाख रुपए के कुरकुरे और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। ये तो जानकारी नहीं, आग लगने के बाद हमको मकान मालिक के द्वारा जो जानकारी मिली कि यहाँ आग लगा हुआ है, बाहर शॉर्ट सर्किट कुरकुरे की है। आने के बाद सब कुछ जला हुआ तो देखेंगे क्या, इसमें कुछ बचा ही नहीं, बस 5-7 टीना तेल बचा हुआ है, वही वो भी हिट किया हुआ है। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 10 लाख रुपए का मेरा क्षति हुआ है। पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास आरओ के पास एक कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगी थी और आग बहुत भयानक थी, है ना, जिसमें 3 ये 4 व्हीलर गाड़ी भी जल चुकी है और तो हम लोग 2 छोटी गाड़ी एमटी वाली गाड़ी लेके आए हैं और 2 बड़ी गाड़ी लेके आए हैं। 2 कंकड़बाग से और 2 लोधीपुर से भी बड़ी गाड़ी आई है। आग की स्थिति उस समय आग तो बहुत भयानक थी, बट अभी आग हम लोग काबू पाने की कोशिश की और आग कंट्रोल में भी है। हाई टेंशन तार भी गिरा हुआ है, तो हम लोग इसको लाइन को कटवाने की कोशिश की और लाइन काट भी दिया गया है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। वहीं देखिए वैशाली के महनार के इशाकपुर में भी किराना होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 10 लाख से लेकर तकरीबन 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हुई है। आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड को जब तक खबर दी जाती, मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घंटों के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकानदार दुकान को बंद कर घर लौट रहा था और इसी दौरान उसे आग लगने की सूचना मिलती है। आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी।
के गए हैं और 10-15 मिनट बाद फोन आया कि आग लग चुका है। क्या चीज़ का दुकान? ये परचून का दुकान था, गुप्ता इंटरप्राइजेज होलसेल का। नुकसान कितना हुआ टोटल? 12 से 15 लाख रुपया तो जरूर हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है इसाकपुर में, तो हम लोग दल बल के साथ आए हैं और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सर, कुछ पता चला क्या चीज़ का दुकान था ये सब? हाँ, ये पता चला है जिंदल स्टोर था और सारा सामग्री मतलब कि थोक रखने वाला, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गोदाम। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। वाल्मीकि नगर बराज से आज 90,600 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसमें जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। हालांकि तटबंधों में कटाव अब भी चल रहे। सिधवलिया के सलेमपुर और कुचायकोट के काला मटिहनिया में कटाव से लोग दहशत में हैं। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार कटाव निरोधी कार्य करने में जुटी हुई है। लोगों का ये कहना है कि इलाके में नवंबर और दिसंबर तक लोग खौफ में ही रहते हैं, क्योंकि गंडक की धारा कभी भी मुड़ सकती है। देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर में लगातार कमी आई है और इसके जलस्तर कम होने से तटबंधों पर कटाव शुरू हो गया है। हालांकि सिधवलिया प्रखंड के सलेमपुर गांव में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। और अभी हम कुचायकोट के बिशंबरपुर में हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो सारनों का जो बांध है, नवनिर्मित बांध, इस बांध के कितने करीब तक जो है गंडक नदी का जो पानी वो यहाँ पहुँच गया है। और बताया जाता है कि जो इधर जो वार्ड नंबर 14 था, ये सब कुछ गंडक के बाढ़ में कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो तटबंध है, तटबंधों पर दबाव कम हुआ है। गंडक का जो पानी की जो धारा है, वो धारा भी तो उसी तरफ मुड़ी हुई है, जिससे जो है अब थोड़ी सी बाढ़ से लोगों को राहत मिली है। और आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा लगातार काम कराया गया था, जिसका जो है असर ये है कि अब गंडक नदी का जो जलस्तर कम हुआ है, तटबंधों पर दबाव कम हुआ है। यहाँ कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि कितनी राहत मिली है यहाँ पर बाढ़ से जो है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र जी, ये जो कौन जगह है और अभी जो गंडक जो जलस्तर है उससे कितनी राहत मिली है आप लोगों को? ये काला मठेनिया पंचायत के 14 नंबर वार्ड है, बिशंबरपुर। और इसमें अभी पानी तो कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। खतरा अभी बरकरार है। पानी का समय अभी 1 महीना दिन आना कटाव का भी समय रहता है। इसमें अगर 1 महीना दिन चुस्त दुरुस्त काम हुआ तो 10,000 के से ज़्यादा आबादी लगभग बच जाएगी। अभी नदी की जो धारा मुड़ी है, अभी धारा मुड़ी नहीं है। जो धारा है वो मतलब धारा इसी साइड में है, लेकिन स्लो मोशन में है, क्योंकि यहाँ जब पानी जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो नदी की धारा जो है वो दूसरे तरफ विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ का जो सिचुएशन है आपको वो चीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक नदी हमेशा तांडव आपको नवंबर दिसंबर तक दिखाई हुई है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि ये नदी की धारा हमेशा नवंबर और दिसंबर तक अगर शांत रहती है तो शायद यहाँ हज़ारों की संख्या में जो आबादी है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो मतलब अभी डरे समय आप लोग? अभी सब कोई डरे समय है। तो देखिए, ये ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो गंडक का जलस्तर भले कमी आई हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि अभी उन्हें 1-2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक नदी की धारा जो है वो मुड़ती रहती है, जिसकी वजह से अगर तटबंध की तरफ नदी की धारा मुड़ी तो फिर जो है यहाँ पर कटाव शुरू हो जाएगा। ऐसे ग्रामीण जो है वो अभी भी बाढ़ के जो आशंका है और जो कटाव की आशंका उसको लेकर दहशत में है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार के सीमांचल में जुगाड़ गाड़ी लोगों के रोजगार का बड़ा साधन है, लेकिन कटिहार जिला प्रशासन ने अब इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी है, जिससे बड़ी संख्या में जुगाड़ गाड़ी चालक बेरोजगार हो गए हैं। नाराज लोग सड़क पर उतर आए। इन्हें माले विधायक महबूब आलम का समर्थन भी हासिल है। माले विधायक का कहना है कि लोगों की समस्या को वो सीएम के सामने रखेंगे, जिससे उनकी मुसीबत जो है वो दूर हो सके। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। अगर आप बिहार के बंगाल सीमा से सटे सीमांचल के सफ़र में है तो ये जुगाड़ गाड़ी से आपको वास्ता पड़ा ही होगा। ये जुगाड़ गाड़ी दरअसल लगभग 50,000 के खर्च में बन जाता है और इस जुगाड़ गाड़ी के सहारे सीमांचल के लगभग 1 लाख जो मजदूर है इसके सहारे अपना रोजगार ढूंढ लिए हैं। लेकिन इन दिनों इस गाड़ी के रफ्तार पर सरकार के फरमान के बाद ब्रेक लग गया। क्या है इस जुगाड़ गाड़ी की कहानी और इस जुगाड़ गाड़ी से अब राजनीति के किस तरह का जुगाड़ हो रहा है इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं क्या परेशानी है सर। 3-4 दिन से जो है हम लोग को चलने के लिए नहीं दे रहा। हमको पकड़ा उस दिन, तो पकड़ के बोलता 25,000 रुपया तुमको देना होगा। तो हम बोले कि हम 25,000 तो नहीं दे सकेंगे, हमको उतना औकात है ना, हम यहीं पे बैठ के अपना जान दे देंगे।
तो बोला कि ये गाड़ी चलने का ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग जो है गाड़ी खड़ा कर दिया। क्या क्या काम होता है इस गाड़ी से? इस गाड़ी से मतलब गिट्टी बालू सीमेंट ले जाते हैं, या कहीं गाय ताय मर गया कुछ मर गया तो उठा के उसको सही जगह जो है। कितना खर्च बनाने में पड़ता है गाड़ी? ये गाड़ी 45 से 50 हज़ार रुपया पड़ता है बनाने में, और हम लोग ग्रुप उठा के इसको बनाया है, बंधन बैंक ग्रुप से। पैसा कितना कमा लेते हैं गाड़ी से? 400-500। 1 लाख मजदूर इस गाड़ी को चलाते हैं ड्राइवर, और 10 लाख लोगों को रोजगार 10 लाख लोगों की रोजी रोटी इस फटफटिया गाड़ी से चलती है। सरकार का फरमान जो बोला जा रहा है वो सरकार का फरमान नहीं है, ये क्या करेंगे? अब डीएम से खुद बात, पदाधिकारी का फरमान है। डीएम से आगे क्या करेंगे? डीएम मैंने कहा कि इस फरमान को वापस लीजिए, आप डीटीओ से बात कीजिए, और मैं कल जाकर के सीएम से बात करूंगा फटफटिया गाड़ी पर। क्या उम्मीद करेंगे आगे क्या है? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, इत्मीनान हूँ कि सीएम साहब ये फरमान जारी करेंगे कि फटफटिया गाड़ियों को चलने दिया जाए, और रोजी रोजगार से जो लाखों लोगों को बेरोजगार करने की जो साजिश है और पुलिस जो जुल्म है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने की बात और आग्रह मैं करूँगा। हाँ, तो सीमांचल के लिए ये महत्वपूर्ण सवारी है, और जुगाड़ गाड़ी की राजनीति अब डीएम दरबार से निकलकर सीएम दरबार पर पहुंच है। देखना है कि जुगाड़ की जो राजनीति है ये किस तरह के नए जुगाड़ ढूंढ पाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में 32 करोड़ की लागत से बना आधुनिक अस्पताल सुनसान पड़ा है। इस अस्पताल में न कोई डॉक्टर है, न कोई मेडिकल स्टाफ, जिससे इलाके के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के अनुमंडलीय स्तरीय अस्पताल में, और मैं आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि कोरोना का जो तीसरी लहर संभावित है उसको लेकर बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरे मुकम्मल तैयारियों का दावा करता है, और यहाँ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आने वाला जो समय होगा वह कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादा मुश्किलों वाला नहीं होगा, और पूरी की पूरी व्यवस्था बेहतर कर ली गई है। लेकिन यह सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में स्थित अनुमंडलीय अस्पताल है, और तकरीबन 2.5 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कराया गया था। 32 करोड़ रुपए इस अस्पताल के निर्माण पर खर्च किए गए थे, और पूरी जो व्यवस्था है उससे काफी बेहतर कहा जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है यह अस्पताल, और तमाम तरह के जो फैसिलिटी रोगियों के लिए होते हैं यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस अस्पताल में न तो डॉक्टर है और न ही स्वास्थ्यकर्मी है, और हालात आप देख सकते हैं, अस्पताल सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं शानदार केबिन का यहाँ निर्माण किया गया है, और लेकिन सभी केबिन में ताले लगे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार संसाधन तो उपलब्ध करा दी है, लेकिन डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की कमी की वजह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या स्थिति है अस्पताल का? अस्पताल का स्थिति तो इतना बदतर खराब है कि यहाँ का तो मतलब कि डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ जो एएनएम आशा ये सब जो है सबका टाइमिंग 11 बजे आने का। इस अस्पताल की क्या स्थिति है? इस अस्पताल में तो कोई डॉक्टर बैठता ही नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अस्पताल का सरकार ने निर्माण तो करा दिया, लेकिन डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है उसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। मुंगेर यूनिवर्सिटी में कॉलेज प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से 4 साल बाद भी पीजी और शोध विभाग शुरू नहीं हो पाया, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश है, नाराजगी है। छात्रों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कॉलेज में बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि लड़कियों के लिए कॉमन रूम और वॉशरूम तक नहीं है। वहीं इस मामले में कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए अपने छात्र और छात्राओं को कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल देना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व से विश्वविद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एमयू में पीजी विभाग को खोला जाएगा, जिसके बाद शोध को भी आरंभ किया जाएगा। 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल में न यूनिवर्सिटी का ज़मीन कहीं लिया गया, पीजी डिपार्टमेंट नहीं खोला गया, ना प्रोफेसर है ना स्टाफ है। पीएचडी तो दूर की बात है, रिसर्च तो दूर की बात है।
PhD के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ UG और PG ठीक से नहीं चल रहा है। ये सुविधा की इतनी कमी है, ना तो हॉस्टल है, छात्रावास है, कैंटीन का व्यवस्था, साइकिल स्टैंड नहीं है, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम नहीं है। PG की पढ़ाई शुरू हो जाए, लेकिन उसकी जो विधिवत प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा करने के बाद ही हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसकी सरकारी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई। तो और अगली खबर बिहार सरकार के एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार का ये फैसला आज से लागू हो गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि वाहन दुर्घटना सहायता निधि की तरफ से दी जानी है। संवाददाता रविश नारायण बता रहे हैं आज से लागू हुए फैसले में क्या कुछ है खास। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अब बिहार में परिजनों को 5 लाख की मुआवजा राशि मिलेगा। बिहार सरकार का यह फैसला बिहार में आज से लागू हो रहा है और इस फैसले के तहत जिस किसी के भी सड़क दुर्घटना में मौत होती है उनके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा राशि दिया गया, जबकि गंभीर रूप से जो घायल होंगे उन्हें 50,000 रुपया की राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार में मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है। और आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत सड़क सुरक्षा निधि से वाहन दुर्घटना सहायता निधि में 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और यह 50 करोड़ रुपया उस सहायता कोष में हमेशा होगा और जरूरत पड़ने पर पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस व्यवस्था में एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो वैसे वाहन जिनसे दुर्घटना होती है अगर उनका बीमा नहीं हुआ रहेगा तो वैसे वाहन के मालिक से वो पैसा जो है वो वसूली किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर वाहन मालिकों को यह मुआवजा देना होगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उनके वाहन को जब्त कर नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस किसी को भी इस दुर्घटना में मौत होती है उसका जो दावा है वो SDO करेंगे, जांच की जाएगी और DM जो है वो राशि जारी करेंगे। तो बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले जो है वो राशि इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन अब फैसला हुआ है कि एक भी व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है तो 5 लाख की राशि जो है वो मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।